हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इन द बीम्स। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस में। 301 जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 2 में आपको डिफ्लेक्शन दिया गया है और डिफ्लेक्शन में आपको 3 मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, और 3 मेथड्स में आपको पूछा गया डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम, मतलब नॉन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम दोनों ही जो बीम्स है वो अपने पास हैं डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि उसमें नंबर ऑफ द अनडिटर्मिनेंट जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस मेंबर फोर्सेस वो नोन किए जा सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से। ठीक है, उसमें जो लोडिंग कंडीशन दे रखी है वो भी आपके पास दो ही लोडिंग कंडीशन है, एक तो है पॉइंट लोड और एक है यूडीएल। ठीक है, तो लोडिंग भी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि देखिए समझिए कि डिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक 201 था उसमें हमने पढ़ रखा था कि जब किसी बीम पर जैसे मान लीजिए ये बीम है। ठीक है, जब किसी बीम पर लोडिंग लगता है तो उसमें उसकी शेप चेंज हो जाती है। शेप कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे ये झुक जाएगी। अगर मान लीजिए मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूं, ठीक है, देखो दोबारा से बनाते हैं। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे एक रिएक्शन है और यहाँ पे रिएक्शन है और वहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, तो पॉइंट लोड लगने के बाद में क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिफ्लेक्टेड होगी तो उस पर क्या होगा, उसकी शेप डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। डिफ्लेक्टेड होने के साथ साथ, ठीक है, तो देखिए इसमें जितना इसकी इनिशियल पोजीशन से इसकी जो न्यू शेप है या कह सकते हो डिफॉर्म्ड शेप है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो तो आ जाएगा आपके पास में डिफ्लेक्शन का। ठीक है, वो तो हो गया डिफ्लेक्शन। और अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ किसी भी न्यू शेप पॉइंट पे, जो इनिशियल के साथ में जितना कोण बनाएगी उसको बोलेंगे स्लोप थीटा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो क्या डिफ्लेक्शन और एक हो गया स्लोप। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन अपन को इस डिफॉर्म शेप से पता करना होता है। ठीक है कि नहीं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए कि द रिजिडिटी ऑफ अ फ्लेक्सर मेंबर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द बीम, टाइप ऑफ लोड एंड देयर मैग्नीट्यूड। इफ द डिफ्लेक्शन इन अ बीम is beyond the permissible limit, there will be a loss of rigidity causing undesired deflection and slopes, and also the smooth operation of flexor member becomes impossible। कि अगर डिफ्लेक्शन का जो लिमिट है जो हो रहा है अपने पास में ओकरेंस ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, अगर वो परमिशन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, उसमें जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, उसमें जो स्ट्रेसेस का जो वैल्यू होगा वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो अपन सबसे पहले अपन जो पता करेंगे वो आएंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अपन डबल इंटीग्रेशन मेथड की बात करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड को पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन बेंडिंग एंड कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए एक एक आपको इक्वेशन याद होगा आपके सेकेंड ईयर से, एम अपॉन आई इक्वस टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वस टू ई ऑब्लिक में आर। देखिए इसका डेरिवेशन भी आपको करवाया गया था, आपको समझाया गया था। इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में फिर समझा देता हूँ कि यदि किसी बीम पर बेंडिंग मोमेंट आता है तो वो ऐसे डिफ्लेक्टेड हो जाती है और एक आर्क ऑफ द सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसकी रेडियस हो जाती है आर। ठीक है, तो अगर एम मोमेंट लग रहा है उस पर और उस क्रॉस सेक्शन की रिजिडिटी जिसको रिप्रेजेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है, ई उस मटेरियल का आपके पास में इलास्टिक कांस्टेंट है, तो वो आर रेडियस के एक आर कर्व में ढल जाएगी कह सकते हो। ठीक है, और जो 1/r होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, ये तो आर्क का रेडियस हो गया आर, और 1/r है जो रिप्रेजेंट करेगा आर्क को। ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और यहाँ से ये y डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है कि नहीं, तो जो dy अपॉन dx होता है वो तो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। आपने मैथमेटिक्स में जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह पढ़ी होगी
तो वहाँ पे पढ़ा होगा dy बाई जो dx है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और इसका जो डबल इंटीग्रेशन है या डबल डिफ्रेंशिएशन है सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो रिप्रेजेंट करता है इसके कर्वेचर को, जिसका वैल्यू होता है 1/r। अब कोई बोले कि साहब ये कहाँ से लिख दिया आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर। तो देखिए बेटा इसके दो मेथड्स है प्रूफ करने के। एक तो सिंपल जो मेथड होगा सबसे सिंपल वो हो गया मैथमेटिकल मेथड, जिसको न्यूटन्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। न्यूटन साहब ने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। तो इसको अपन आगे देखते जाते हैं, तो इसका अपन को डेरिवेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन बेसिक रिलेशन बिटवीन कर्वेचर जिसको 1/r या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड बेंडिंग मोमेंट m provides the starting equation of the determination of slope and deflection at any section of the beam। m और कर्वेचर जिसको बोलते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप मैं अभी आपको स्पीक आउट कर देता हूँ। m इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है बेसिक रिलेशन। अब ये कैसे आता है इसको अभी देखते हैं। प्रोवाइड द स्टार्ट, तो ये जो बेसिक इक्वेशन होता है इससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन को। अंडर द एक्शन ऑफ ट्रांसवर्स लोड अ बीम बेंड्स ओवर स्पैन एल। अभी जो आपके पास फिगर आएगा फिगर 11.1 उसमें आपको दिखाया गया कि एक बीम कैसे बेंड ओवर होती है, ठीक है। और उसका एक लेंथ को कंसिडर करेंगे डीएल को, एक स्मॉल लेंथ को कंसिडर करेंगे डीएल को अलोंग द कर्वेचर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जिसका डीएक्स हो जाएगा और वर्टिकल प्रोजेक्शन डीवाई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ तो आपको और से समझ में आएगा अगर डायग्राम दिखेगा तो। थोड़ा सा इसका एरिया कम है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ फिर आगे चलेंगे। तो डी एल हो जाएगा जिसका प्रोजेक्शन हो जाएगा डी एक्स एंड डी वाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्मॉल लेंथ डी एल इक्वल्स टू बी सी इज आर and 0 at the center of the curvature। BG is the tangent to the curve at point B and FCF is the tangent to the curve at C। तो स्लोप एट बी 5 हो जाएगा और स्लोप एट सी 5 प्लस डी फाई हो जाएगा, कि ऊपर ने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका जो एंगल हो जाएगा वो डी फाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे समझिए, देखिए पास में ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है उसको समझिए कि यहाँ पे O है और अपन ने क्या किया एक छोटा सा एक BC के बीच में एक छोटा सा कर्वेचर लिया DL लेंथ का, DX लेंथ इसका प्रोजेक्शन हो गया ऑन एक्स एक्सिस एंड Y एक्सिस पे DY हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे B पे टेंजेंट निकालें उसकी फाई है और C पे जो टेंजेंट हो जाएगा उसका स्लोप हो जाएगा फाई प्लस डी फाई, मतलब डेल्टा फाई। इसमें ये छोटा सा अपने जो DX लिया उसका एंगल है, ठीक है कि नहीं। अब एक ट्राइंगल बन गया BDE जिसका यहाँ पे डी फाई रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल से मैं बात करूंगा सबसे पहले, तो अगर मैं सर इस आर्क से बात करूँ तो आर डी फाई विल बी इक्वल्स टू डी एल, ठीक है कि नहीं। तो टेन फाई अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो टेन फाई का मतलब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इन द लिमिट फाई डी फाई हो जाएगा जो 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 बहुत छोटा होगा तो टेन फाई विल बी इक्वल्स टू 5, तो 5 विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड सेक स्क्वायर, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे टेन फाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद में वो हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और सेक स्क्वायर फाई अगर टेन थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँगा तो उसका वैल्यू जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, और टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो डी फाई का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा अपने पास में, जो डी फाई का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा डी फाई विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऑब्लिक में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। यहाँ से अपने पास में आ गया डी फाई का वैल्यू। अब देखिए आर डी फाई इक्वल्स टू डी एल, अपन ये सब क्यों कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन को कर्वेचर और डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो है फॉर्मूला या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें अपन को रिलेशनशिप निकालना, ठीक है कि नहीं। तो अपन ने रिलेशन तो बता दिया लेकिन इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन, यस और नो। तो आर डी फाई इक्वल्स हो गया डी एल,
और यहाँ से डी फाई का वैल्यू निकल के आ गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स ऑब्लिक में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। यस और नो, ये हो गया एक चीज़। अब उसके बाद में जो डी एल का वैल्यू निकल के आएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल से बात करूँगा तो डी एल विल बी इक्वल टू इन द रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। यस और नो, तो ये हो गया आपके पास में थोड़ा सा रिलेशनशिप। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं अपन। अब जो डी एल का वैल्यू निकला है अपने पास में वो आ गया, तो आर डी फाई इक्वल हो जाएगा इन द रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर डेल्टा को डी कर सकते हो, उससे लिमिटिंग वैल्यूज हैं ये, तो डेल्टा को डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डी एक्स को बाहर ले लिया तो 1 प्लस रूट में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर, और जो डी फाई का वैल्यू है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जिसका वैल्यू अपन ने निकाला था डी फाई डेल्टा फाई का वैल्यू था। अगर 1 अपॉन आर करेंगे तो डी ये जो वैल्यू निकल के आएगा अपने पास में वो आएगा डी फाई अपॉन रूट में डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, और डी फाई का वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे डी स्क्वायर वाई, अच्छा डेल्टा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑब्लिक में डी एक्स में कोष्टक में ले लिया तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको आगे लिमिटिंग करते जाओगे तो सोल्व करोगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1.5 या आप कह सकते हो 3/2। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ये आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उसमें पता चल जाएगा आपको। और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा वो बहुत छोटा होगा, 0 के अप्रोक्सीमेट में। यस और नो, क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो खुद में बहुत छोटा होता है, और इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 0.1 है आपके पास छोटी राशि, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आएगा 0.01। ठीक है, तो किसी छोटी संख्या का जैसे 0 से जो छोटी संख्या होती है इसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी संख्या को मतलब आती है उसमें। ठीक है कि नहीं, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर को 0 कर दूंगा तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा 1 अपॉन आर विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो अपने पास में मोमेंट का इक्वेशन था एम बाई आई अपॉन सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, तो यहाँ से जो 1 अपॉन आर का वैल्यू जाएगा वो आ जाएगा एम अपॉन ई आई, एम अपॉन ई आई। ठीक है, तो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये सब करने का वो था कर्वेचर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या कह सकते हो 1 अपॉन आर, और मोमेंट में रिलेशनशिप शो करने का। तो जो रिलेशनशिप निकल के आया वो आ जाएगा एम इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, तो ये जो इक्वेशन है ये अपन को रिलेशनशिप देती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में और कर्वेचर में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये डबल इंटीग्रेशन मेथड की इक्वेशन है। ठीक है कि नहीं, ये जो इक्वेशन है वो डबल इंटीग्रेशन मेथड की इक्वेशन है। एम इक्वल टू या एम एक्स इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, अब डबल इंटीग्रेशन मेथड के अगर सोल्व करना अपन को कोई क्वेश्चन तो उसके लिए अपन को साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो अपने पास साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले आता है कि आपको सेक्शन देखिए, जैसे मान लीजिए ये बीम है तो आपको कहीं ना कहीं से 0 मानना पड़ेगा और उससे कोई एक्स डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, और आपने एक सेक्शन मान लीजिए एक्स एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्स सेक्शन मानने के बाद में देखिए उसके दो साइड हो गए, एक तो लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया उस सेक्शन में। अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में शेयर फोर्स होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन मान लीजिए एक्स एक्स है, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन अपवर्ड शेयर फोर्स इज पॉजिटिव, और द शेयर फोर्स टेंडिंग टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया कि जो सेक्शन आ गया उसके लेफ्ट साइड में जो फोर्स होता है शेयर फोर्स वो अपवर्ड जाएगा या क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश करेगा तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। पहली बात तो ये। अगर मोमेंट हो तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव, द बेंडिंग मोमेंट in which produce concavity upwards is a positive bending moment। और अगर मोमेंट होगा तो वो अगर लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज लग रहा है या कह सकते हैं कॉन्केविटी अपवर्ड, मतलब अगर ये सेक्शन है और ये ऐसे कॉन्केविटी अपवर्ड करने की कोशिश करेगा तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो आपके पास शेयर फोर्स पॉजिटिव आ गया और बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ गया।
इन एक्स वाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स इज पॉजिटिव टुवर्ड राइट साइड एंड वाई इज पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए जैसे अपन, ये तो बेसिक चीज़ है कि अगर मान लीजिए 0 0 यहाँ पर है और उसे राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स आएगा और ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव वाई आएगा। इन रेस्पेक्टिव अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव वाई आएगा और लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव एक्स आएगा, ठीक है। इन द डिफ्लेक्शन ऑन ए वाई ए एंड डिफ्लेक्शन एट बी वाई बी। देखिए इसमें थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश किया है इसको कि किसको पॉजिटिव लेना और किसको नेगेटिव लेना। देखिए इसमें जो डिफ्लेक्शन है वाई ए एंड वाई बी दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब स्लोप की बात करते हैं ई पे। तो जो ई पे स्लोप है वो देखिए पॉजिटिव आएगा और जो डी पे स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कैसे आएगा? देखिए अपन अगर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं स्लोप में कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज जो स्लोप होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज, वो तो पॉजिटिव लेनी है और जो क्लॉकवाइज स्लोप है वो नेगेटिव लेनी है। तो देखिए अगर कोई सेक्शन की बात करें तो लेफ्ट साइड में अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है वो दोनों क्लॉकवाइज टेंडेंसी रखते हैं तो पॉजिटिव आएंगे। डायरेक्शन की बात करेंगे तो राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। जैसे वाई सी का वैल्यू हो जाएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो बिलो द एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस डायग्राम में। इसी प्रकार अगर स्लोप की बात करेंगे तो जो स्लोप होगा वो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर बीम के किसी भी सेक्शन में जाके देखोगे तो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन कट करना है। स्लोप तो क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस टू इनिशियल पोजीशन ऑफ द बीम आएगा, ठीक है। तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो ये तो आपके पास में बेसिक आइडिया हो गया डबल इंटीग्रेशन मेथड का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।